गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह, बीए द्वितीय वर्ष का टॉपिक सल्तनत कालीन इतिहास में गुलाम वंश भाग 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो, इल्तुतमिश इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1211 से लगाकर 1236 ईस्वी तक रहता है। 1211 से लगाकर 1237 तक इल्तुतमिश दिल्ली पर राज सिंहासन यानी दिल्ली पर शासन करता है इल्तुतमिश। इतिहासकारों से उल्लेख मिलता है कि इल्तुतमिश हैं वो इल्बारी जाति का था, लेकिन ऐबक हैं वो तुर्क जाति का था। इल्तुतमिश के बाद में जितने भी शासक हुए वो सभी इल्बारी जाति के थे। इतिहासकारों से उल्लेख मिलता है कि इल्तुतमिश के पिता का नाम आलम खां था। इल्तुतमिश बचपन से इल्तुतमिश था वो बहुत सुंदर था, होनहार बालक था, प्रतिभाशाली बालक था, जिसके कारण इल्तुतमिश को उसके माता पिता बहुत अधिक प्रेम करते थे। ये बचपन से ही होनहार बालक था, प्रतिभाशाली बालक था और अति सुंदर बालक था, दिखने में बहुत सुंदर बालक था, जिसके कारण उसके जो माता पिता उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। अगर हमारे माता पिता अगर हमें अधिक प्रेम करते हैं और अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते हैं तो दूसरे भाई हमसे ईर्ष्या भाव करने लगते हैं। इसी प्रकार इल्तुतमिश से उसके जो अन्य भाई थे वो उससे ईर्ष्या भाव करते थे कि माता पिता हैं वो इल्तुतमिश से प्यार करते थे, उनको भाइयों को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन इन भाइयों ने इल्तुतमिश को मौका पाकर बेच दिया। किसको बेचा? उन्होंने एक घोड़े के व्यापारी को बेचा। किसको बेचा? घोड़े के व्यापारी को बेचा। फिर इल्तुतमिश को पुनः घोड़े के व्यापारी ने एक काजी को बेचा। इस काजी ने जमालुद्दीन को बेचा। किसको? देखो कितने लोगों से वो इल्तुतमिश बहुत सुंदर था, इतना सुंदर और होनहार और प्रतिभाशाली था, इस कारण उनको आगे से आगे खरीदा गया। फिर काजी से उसे जमालुद्दीन ने खरीदा और इसी जमालुद्दीन से ऐबक ने उसको 1 लाख जितल में खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जितल में खरीदा था। ऐबक गोरी का गुलाम था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। आप बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता था? वो इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। 1210 के अंतर्गत चलो 1210 के अंतर्गत क्या हुआ
ऐबक शोगान खेलने 1210 के अंतर्गत ऐबक की बात करेंगे कि वो शोगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण लाहौर में उसका क्या हो गई, लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ लाहौर की जनता ने ऐबक के बाद में राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कुछ सामंतों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। लाहौर के सामंतों ने आलम खां को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। आलम खां, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई संतान नहीं थी। अबुल फजल नामक इतिहासकार कहते हैं कि आलम खां है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था। लाहौर की जनता आलम खां को गद्दी पर बिठाती हैं, लेकिन दिल्ली के सामंतों ने, सरदारों ने उनका विरोध किया, क्योंकि आलम खां एक कमज़ोर व अनुभवहीन शासक था। उसे प्रशासनिक कला में निपुण नहीं था, युद्ध कला में निपुण नहीं था, तो दिल्ली के सामंत उसे पसंद नहीं करते थे। तो दिल्ली के सामंतों ने, उस समय इल्तुतमिश था, वो बदायूं का सूबेदार था। ऐबक के समय इल्तुतमिश है, वो बदायूं का सूबेदार हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने एक पत्र लिखा इल्तुतमिश को, जो ऐबक का दामाद था, कि इल्तुतमिश आप पधारो, दिल्ली की राजगद्दी आपका इंतजार कर रही है। इल्तुतमिश इसी फिराक के अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि गुलाम हमेशा यही चाहता है कि मैं मालिक बनूं। उसी समय वो एक विशाल सेना लेकर दिल्ली की ओर आता है। जब आलम शाह को ये बात पता चलती है, आलम शाह जो उस समय लाहौर में था, आलम शाह को ये बात पता लगती है कि बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश दिल्ली की राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए आ रहा है। तो उधर आलम शाह भी आता है और दोनों शासकों के मध्य जदू नामक स्थान पर घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध के अंतर्गत आलम खां मारा जाता है और इसके बाद में इल्तुतमिश द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और इल्तुतमिश बनता है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। और इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो 1211 से लगाकर 1236 ईस्वी तक था। चलो, अब अगर हम ऐबक के पूर्व की अगर हम बात करें, इल्तुतमिश जब शासक बनता है उसमें बहुत सारी समस्या को उसको झेलना पड़ता है। कि इल्तुतमिश शासक बनता है तो बहुत सारी समस्या को उसको झेलना पड़ता है। अगर हम कुछ, ये इल्तुतमिश था, पहला सुल्तान था, शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान की उपाधि। अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था, खुतबा पढ़वाया था। सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया, सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया। अपनी दिल्ली को, अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। अपनी राजधानी उसने क्या बनाई? दिल्ली बनाई। लेकिन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। इसने खलीफा से एक आदेश पत्र प्राप्त किया, सुल्तान का आदेश पत्र। उस समय खलीफा बिलाल मंसूर से, खलीफा बिलाल मंसूर से, बिलाल मंसूर से उनसे आदेश पत्र प्राप्त किया था सुल्तान बनने के लिए। इस कारण हम इल्तुतमिश को
दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं? खलीफा से। इल्तुतमिश था मकबरे बनाने का बहुत बड़ा शौकीन था, इसलिए उसे मकबरों का पितामह कहा जाता है। मकबरों का पितामह कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? मकबरों का पितामह कहा जाता है। इल्तुतमिश का अर्थ होता है, इल्तुतमिश का अगर अर्थ होता है वो होता है राज्य का स्वामी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? वो होता है राज्य का स्वामी। इधर हम बात करें मकबरों का बहुत बड़ा शौकीन होने के कारण उसे मकबरों का पितामह कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को नासिर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा गया। उपाधि थी। प्रश्न आ जाए कि इल्तुतमिश की कौन सी उपाधि है, तो उसे नासिर उल मोमिन की उपाधि सुल्तान बनने के बाद दी गई थी, नासिर उल मोहम्मद की उपाधि। जब वो ऐबक ने उसको ऐबक ने खरीदने के बाद उसने उसकी योग्यता, होनहार, प्रतिभाशाली योग्यता और पराक्रम को परख कर उसको सर जादार सरजादार के पद पर नियुक्त किया। फिर इसके बाद में अमीर शिकार के पद पर उसको नियुक्त किया। वो उसकी प्रतिभा को पहचान कर ऐबक ने उसको 2 पदों पर नियुक्त किया था। फिर इस ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ में करवाई थी। ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ करवाई, इसलिए इल्तुतमिश ऐबक का क्या बन गया? दामाद। इल्तुतमिश के साथ पुत्री का, अगर हम पूर्व की बात करें कि इल्तुतमिश जब शासक बना तो इसके बाद में कौन कौन सी समस्या इसके सामने उत्पन्न हुई थी? इल्तुतमिश की, अगर हम पूर्व की ओर जाएं, यह है मोहम्मद गोरी। गोरी के 3 दास हुआ करते थे, मैंने कई बार आपको बता दिया है। एक तो है ताजुद्दीन यलदोजा, ताजुद्दीन यलदोज। दूसरा है गोरी के 3 गुलाम थे, कुबाचा जो सिंध व मुल्तान का गवर्नर था। चौथा है ऐबक। ये मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी की 1205 में सिंध में जाटों के विरुद्ध, तब ऐबक दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। जब ऐबक दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। उनको पता है कि ये भी मेरी बराबरी के लोग हैं, उनको भी खुश रखना मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर उनको खुश नहीं रखूँगा तो मैं दिल्ली पर शासन नहीं कर पाऊँगा। तो उसने अपने दोनों गुलामों को, जो गोरी के उनके बराबर थे, उनको खुश रखने के लिए ऐबक ने सबसे पहले
ऐबक ने ताजुद्दीन यलदौजा की बेटी से खुद ने शादी कर दी और अपनी स्थिति को मजबूत बना दिया। फिर कुबासा के साथ में ऐबक ने अपनी बहन की शादी करवा दी। बहन की स्थिति को वैवाहिक संबंध बनाकर स्थिति को मजबूत बना दिया। फिर ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, जिसे 1 लाख जितल के अंतर्गत खरीदा था। इस इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी कर दी। तो तीनों गुलाम उसके समय थे। ये बदायूं का सूबेदार था ऐबक के समय। तीनों गुलामों को उसने किया खुश। जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठता है। तो ताजुद्दीन यलदौजा जो गजनी का गवर्नर हैं, कुबासा है वो मुल्तान और सिंध का गवर्नर है, दोनों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो कह रहे हैं कि हम सारे दिन गुलामी करते रहेंगे, हमने मोहम्मद गोरी की भी गुलामी की और अब हम इल्तुतमिश की, ये तो वो अभी आया है। तो उन दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इल्तुतमिश का विरोध कर दिया और अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो गए। इल्तुतमिश के लिए समस्या खड़ी हो गई। सबसे पहले इल्तुतमिश ने अभियान चलाया इस ताजुद्दीन यलदौजा पर, गजनी पर, और एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जाता है। आपने लगभग 2 युद्ध के बारे में पढ़ा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया। दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था। लेकिन आपने तराइन का तृतीय युद्ध बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आज बताऊंगा। तराइन का जो तृतीय युद्ध है वो 1215 ईस्वी को लड़ा गया। गजनी के सूबेदार ताजुद्दीन यलदौजा, गजनी के सूबेदार ताजुद्दीन यलदौज के मध्य और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में इल्तुतमिश विजय होता है और यलदौजा परास्त होकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इल्तुतमिश की पहली समस्या समाप्त हो गई। उसने गजनी के सूबेदार ताजुद्दीन यलदौजा को परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। पहली समस्या टल गई। दूसरी समस्या रही कुचाबा, जो दिल्ली और मुल्तान का सूबेदार हैं, उससे फिर इल्तुतमिश उसके विरुद्ध अभियान चलाता है। इस दोनों के मध्य 1227 के मध्य एक घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध के अंतर्गत कुशाबा परास्त हो जाता है। वो अपने आप को लज्जित महसूस, शर्मिंदगी महसूस करता है, जिसके कारण वो नदी में कूदकर सुसाइड कर देता है। दोनों की समस्या दूर हो गई। अंतिम समय में इल्तुतमिश दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे भारत के अंतर्गत। वो अरबी सिक्के किसके थे? चांदी के और तांबे के सिक्के थे। चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। एक चांदी का सिक्का, दूसरे तांबे का। चांदी के सिक्के को टक्का कहा जाता है और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। अब हम आगे चलते हैं कि जब अंतिम इस इल्तुतमिश के 2 पुत्र थे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इल्तुतमिश के वैसे तो कई पुत्र होंगे, लेकिन 2 पुत्र प्रमुख रूप से इतिहास में उनका उल्लेख मिलता है। एक का नाम था नासिरुद्दीन, दूसरे का मिलता है रुकनुद्दीन। ये सबसे उसका बड़ा बेटा होता है।
सबसे बड़ा बेटा नासिरुद्दीन, छोटे बेटे का नाम था रुकनुद्दीन। जो ऐबक का सबसे प्रिय बाल पुत्र था बड़ा नासिरुद्दीन, अल्प आयु के अंतर्गत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश को बहुत बड़ा दुख होता है और इस पुत्र की स्मृति में वो दिल्ली में एक मस्जिद बनवाता है। दिल्ली के अंतर्गत वो एक अपने पुत्र की इसमें मदरसा-ए नासिर अपने पुत्र की स्मृति में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। दूसरे पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन, जो एक अयासी विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, भोग विलास के अंदर डूबा रहता था। इसको इल्तुतमिश को उसके के ऊपर विश्वास नहीं था, तो उसने अपने जीते जी अपनी बेटी रजिया को दिल्ली की शासिका नियुक्त किया अपने जीते जी। अंतिम समय में वो बीमार हो गया था और बीमार होने के कारण उसने दिल्ली के सभी सामंतों को बुलाया और कहा कि मेरी मृत्यु हो जाने के बाद इस दिल्ली की राजगद्दी पर रजिया सुल्तान बैठेगी। उस समय तो दिल्ली के सुल्तानों ने उनकी बात को मान लिया, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश का निधन हो गया तो दिल्ली के सुल्तानों ने कहा कि एक महिला जो शासक बनेगी तो वो दिल्ली के शासन के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने रजिया की जगह उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। ये आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, भोग विलास में डूबा रहता था और सारे धन को वैसे ही नष्ट करता था। और उसके शासन की जो बागडोर संभालती थी रुकनुद्दीन की माता, जिसका नाम था शाह तुर्कान। ये महिला थी जो तानाशाह प्रवृत्ति की थी। कैसी महिला थी? तानाशाह प्रवृत्ति की महिलाएं थी, जिसके कारण दिल्ली की जनता उन दोनों माँ बेटों से परेशान हो गई। दोनों माँ बेटों से परेशान होने के कारण एक दिन रजिया सुल्तान दिल्ली में लाल पोशाक पहनकर आती हैं और कहने लगी वहाँ के सामंतों और सरदारों से, अरे मुझे बचाओ इन दोनों माँ बेटों से। तो उसी दिन सभी जनता मिलकर इस रुकनुद्दीन को दिल्ली से बाहर फेंक देते हैं, उसको गद्दी से हटा देते हैं। और रजिया सुल्तान का वो क्या करते हैं, रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाते हैं। ये पहला एक अवसर दिल्ली के अंतर्गत एक पहला अवसर आया था जहां अपन को राजतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र को देखने को मिला, क्योंकि इस यहाँ की जनता ने सभी सहमति से रजिया सुल्तान का चुनाव किया था। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। पहली बार दिल्ली सल्तनत में जनता के द्वारा रजिया सुल्तान का चुनाव किया गया। ये भारत की पहली महिला शासिका थी। और आगे कल हम इल्तुतमिश की समस्याओं के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में और इल्तुतमिश के बारे में आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। तब तक आप इस वीडियो के ऊपर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।